ऑलराइट, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज प्रोवाइड करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। हमने देखा कि किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए एक फ्रिक्शनल चार्ज का मेथड है, मतलब एक रबिंग का मेथड है। उस रबिंग के दौरान एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र कर जाता है। तो जिन भी बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना है वो डायरेक्टली कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं, तो उनको सबसे पहले वो वाला लेक्चर सुनना है। चार्ज बॉडी पे आता कैसे है बेटा, वो तो पहले पता लगे ना। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज किस प्रकार आता है वो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया। आज की क्लास में दो बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, बॉडी पर चार्ज आ चुका है, अगर उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना है, मतलब अगर हमें ट्रांसफर करना है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और इसी प्रकार चार्ज लेने के बाद दो बॉडीज किस प्रकार आपस में फोर्स लगाती हैं, मतलब कूलम्स फोर्स, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली कूलम्स एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें चार्ज के द्वारा लगाए जाने वाली फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया, और इन्होंने जो बात बोली उस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा। हर एक साइंटिस्ट ने इनकी बात को यूज ही किया है, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, मतलब एकदम एक्यूरेट बात कूलम्स ने हमें बोली। लेट अस सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने कुछ चार्ज प्रोवाइड कर दिया। चार्ज देने के बाद मैं चाहता हूं कि इस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी का चार्ज किसी दूसरी बॉडी के ऊपर हमें ट्रांसफर करवाना है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है कंडक्ट कर दो, जैसे हम हमेशा से करते हैं। एक बॉडी से अगर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज तुम्हें ट्रांसफर करवाना है तो उस दूसरी बॉडी को इस बॉडी के साथ टच करवाओ, तो हमेशा चार्ज दूसरी बॉडी की तरफ को ट्रांसफर करेगा। अब इसके पीछे का बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है। लेट अस सपोज आपके पास कोई ए नाम की बॉडी है, आपने इस ए नाम की बॉडी को चार्ज दिया, ठीक है, और एक दूसरी बी नाम की बॉडी है, इस बी नाम की बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, हमारे फिजिक्स का एक नियम है, ये बोलते हैं कि हमेशा एनर्जी ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी बॉडी को बेटा चार्ज दे रहे हैं ना, दैट मीन्स हमने उस बॉडी को क्या दे दी, एनर्जी दे दी। चार्ज ही एक किस्म की एनर्जी होती है। तो अगर हमने ए नाम की बॉडी को चार्ज दे दिया, मतलब हमने इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। जब हम इसको किसी बी नाम की बॉडी के साथ में टच करवाएंगे, मतलब किसी कम एनर्जी वाली बॉडी के साथ में टच करवाएंगे, तो ये एनर्जी हमेशा कम एनर्जी वाली बॉडी की तरफ को ट्रांसफर होगी। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप एक चाय का ही कप ले लो। गर्म चाय का कप ठंडा क्यों होता है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और एनवायरनमेंट की एनर्जी कम होती है। एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होने के कारण जब वो कांटेक्ट में आते हैं उस गर्म चाय के कप के, तो वो गर्म चाय का कप अपनी एनर्जी उस एनवायरनमेंट को ट्रांसफर करता है और अल्टीमेटली वो खुद ठंडा हो जाता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते कि इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है, हम ऐसा बोलेंगे कि इन्वायरमेंट में एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो बात एकदम साफ है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी को अगर तुम्हें चार्ज देना है तो चार्ज देने के लिए उस दूसरी बॉडी को एक बॉडी के साथ टच करवाओ, और इस मेथड को हम नाम देते हैं कंडक्शन। इस मेथड को हम नाम देते हैं कंडक्शन। ठीक है, बात समझ में लगती है। अब कंडक्शन वाला मेथड जनरली हमारी फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। मतलब अगर कभी भी पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक लानी होती है तो हम कंडक्शन वाली मेथड से लाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक वायर ड्रॉ करते हैं हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर से पावर हाउस तक। ठीक है, तो उस पावर हाउस में जो लगा हुआ जनरेटर है वो उस ट्रांसफार्मर को एनर्जी देता है। तो ये किस मेथड से हो रहा है? ये बेटा कंडक्शन वाले ही तो मेथड से हो रहा है। हमारी जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है पावर हाउस से हमारे घर तक। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी हमारे घरों में ट्रांसफर की जाती है या हमारे जितने भी इंडस्ट्री में ट्रांसफर की जाती है, दैट इज ऑलवेज बाय द मीन्स ऑफ कंडक्शन। ओके, एक और मेथड है, ये मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जनरली मशीनरीज में यूज़ किया जाता है। आगे चलकर जब मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट समझाऊंगा तब हम देखेंगे कि इस मेथड का इतना ज़्यादा रोल प्ले है कि हम अ ह्यूज लॉट ऑफ एनर्जी इस मेथड के ज़रिए से बचा पाते हैं।
इसका नाम है इंडक्शन। हाँ बेटा, नाम याद रखना, इंडक्शन। इंडक्शन एकमात्र ऐसा मेथड है जिससे आप किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को चार्ज दे देते हो और बिना टच करवाए। ठीक है, ये मेथड सबसे पहले प्रपोज किया था कूलम्स ने। कूलम्स के अनुसार मान लिया जाए अगर A नाम की बॉडी है, इसके पास बहुत सारा चार्ज है, और एक B नाम की बॉडी है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब हम A नाम की बॉडी को B नाम की बॉडी के क्लोज लेकर जाएंगे, ध्यान देना, वर्ड याद रखना, मैंने ऐसा नहीं बोला कि A नाम की बॉडी को B नाम की बॉडी के साथ टच करवाएंगे, मैंने ऐसा बोला A नाम की बॉडी को B नाम की बॉडी के क्लोज लेकर जाएंगे। तो होगा ये जो B नाम की बॉडी है ना, इसके पास बहुत सारे एटम्स पड़े हैं। अब ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है, कोई भी बॉडी है, कोई भी मटेरियल है, एटम्स तो होंगे ही ना, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके एटम्स के पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। जब A नाम की बॉडी प्लस चार्ज लेकर B नाम की बॉडी के पास जाएगी, इसके जितने भी एटम के नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ को आ जाएंगे, और जितने भी एटम्स के प्लस चार्जेस होंगे वो सारे के सारे इस तरफ चले जाएंगे। बात समझ में लगी? ठीक है, तो बेसिकली कूलम ऐसा बोलते थे कि कोई भी चार्ज जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लेकर जाया जाता है तो उस अनचार्ज्ड बॉडी के एटम्स का पॉजिटिव चार्ज प्लस के दूर भाग जाता है, नेगेटिव चार्ज प्लस के पास में आ जाता है। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज प्लस के पास में आ गया, इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स लगने लग जाती है। ठीक है, और बड़ी ही चालाकी से हम B वाली बॉडी को उठाकर अर्थ कर देते हैं। अब किसी भी चीज को अर्थ करने का क्या मतलब है, उस चीज का वो वाला चार्ज अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देना जो रिपल्शनल फोर्स को अपने ऊपर इनहेरिट कर रहा है। अब ध्यान दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अट्रैक्शनल फोर्स महसूस कर रहा है, और ये जो प्लस वाला चार्ज है रिपल्शनल फोर्स महसूस कर रहा है। ठीक है, हमारी ये जो अर्थ है ना, अर्थ करने का क्या मेथड होता है, उस बॉडी के साथ में एक वायर कनेक्ट करो और उस वायर को जाकर जमीन के अंदर गाड़ दो, यही तो मेथड है अर्थ करने का। तो जैसे ही आपने इस बॉडी को अर्थ कर दिया, तो जितना भी ये चार्ज था जो रिपल्शनल फोर्स को अपने ऊपर महसूस कर रहा था, मतलब जो फालतू का चार्ज था जिसको इसके धक्के वाली फोर्स महसूस करनी पड़ रही थी, वो सारा का सारा बेटा अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब देखो, अब ध्यान देना, देखो कितनी चालाकी होगी इस B वाले चार्ज के साथ में, इस B वाली बॉडी के साथ में। अब इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इनहेरिट कर दिया। अब बड़े ही आराम से हम इस A वाली बॉडी को रिमूव कर देंगे, हम इस A वाली बॉडी को इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब इस बेचारी B वाली बॉडी के पास सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, इस B वाली बॉडी के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पिक्चर सारी आपके सामने है। पहले ये B वाली बॉडी अनचार्ज थी, मतलब इसके पास में चार्ज 0 था। अब ये B वाली जो बॉडी है, इसके पास में सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो किसी भी बिना चार्ज वाली बॉडी को बिना टच करवाए किसी दूसरी बॉडी से चार्ज को देने की प्रक्रिया को बोला जाता है इंडक्शन। ठीक है, तो न्यूटन की ये जो इनोवेशन थी इंडक्शन की, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन था इंडक्शन का, ये हमारी इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसी सेम कंसेप्ट को हम मैग्नेटिज्म में भी लगाया करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का बस 2 नियम आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला नियम, इसमें एक बॉडी जिसके पास चार्ज है उसको अनचार्ज बॉडी के पास में लाया जाता है। अनचार्ज बॉडी के पास में लाने के बाद उसके एटम्स टूटते हैं और माइनस चार्जेस एक तरफ आ जाते हैं, प्लस चार्जेस बेटा दूसरी तरफ चले जाते हैं, और बड़े आराम से फिर हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। जितना प्लस चार्ज था वो सारा अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और अल्टीमेटली ये वाली बॉडी इसके ऑपोजिट चार्ज को इनहेरिट कर लेती है। फंडा क्लियर? ओके। तो किसी भी बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को चार्ज देने के 2 मेथड्स, सबसे पहले कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, ये हमने समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स ने हमें केवल यही नहीं बताया कि कैसे एक बॉडी को दूसरी बॉडी
के ऊपर चार्ज देना है, हमें यह भी बताया कि एक बॉडी जिसके पास चार्ज है, दूसरी बॉडी जिसके पास कुछ और चार्ज है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स लगती है ये कितनी लगती है। अब आप खुद समझ लो, अगर इस बॉडी के पास प्लस चार्ज था, अगर इस बॉडी के पास बेटा प्लस चार्ज था, इस बॉडी का प्लस चार्ज इस बॉडी के माइनस चार्ज को कैसे अट्रैक्ट कर पाया, कुछ फोर्स ही तो लगाई है। कूलम ने हमें यह भी बताया कि कैसे इस बॉडी के कारण इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है और वो फोर्स कितनी लगाई जाती है, ठीक है। ओके, तो कूलम्स फोर्स की अब हम बात करने जा रहे हैं। कूलम्स फोर्स हमें ऐसा बोलता है कि कोई भी एक बॉडी जिसके पास Q1 चार्ज है, कोई भी दूसरी बॉडी जिसके पास Q2 चार्ज है। अब इसमें दो बातें आप हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात, इन दोनों बॉडीज का जो चार्ज है इसका डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, मतलब कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस का कोई भी बैरियर कूलम ने नहीं डिस्कस किया। तो मतलब R यहां पर क्या है, वेरिएबल है। दूसरी बात कूलम्स ने ऐसे बोली कि ये जो चार्ज है ये कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मत मानना, इस वाले चार्ज को अब बॉडी का चार्ज मानना, ठीक है। मतलब Q1 इज चार्ज on one body whereas Q2 is charged on another body, ठीक है। तो कूलम्स ने ऐसा बोला कि इन दोनों के बीच में जो आपसी फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में जो आपसी फोर्स लग रही है, ये फोर्स सबसे पहले नंबर पे डिपेंड करती है जितना जितना ये चार्ज है। अगर तुम्हारे चार्जेस बड़े होंगे तो नेचुरली ये फोर्स भी बड़ी लगेगी, ठीक है। तो मतलब ये चार्जेस का कितना प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करती है। उन्होंने ऐसा बोला कि ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा ये फोर्स उतनी ही कम होगी। तो मतलब ये वाली जो फोर्स है ये इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो सबसे पहली जो बात बोली न्यूटन ने, मतलब कूलम ने, वो ये बोली, और दूसरी वाली बात ये बोली, ठीक है। तो यहां से काफी बातें आपको क्लियर होती हैं कि अगर दो चार्जेस को हम नज़दीक रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर दो चार्जेस को हम दूर रखेंगे तो फोर्स कम लगेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक चार्ज अपने आले दुआले एक असर बनाकर रखता है। अगर तो तुम दूसरे चार्ज को उसकी फील्ड के अंदर ही रखते हो, उसने जहाँ तक अपना असर बनाया हुआ है आप उसी के ही अंदर रखते हो, तो वो दूसरा चार्ज प्रॉपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर तुम दूर रखोगे तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, पर कम लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये दो बातें कूलम्स ने एकदम क्लियर कर दी। अगर हम इन दोनों बातों को ज्वाइन करें तो ये फोर्स निकल कर आती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हम रखेंगे क्योंकि इधर भी डायरेक्टली है इधर भी डायरेक्टली है, ये फोर्स निकल कर आएगी Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो कूलम्स ने केवल इतनी ही बात नहीं की। कूलम्स ने ऐसा बोला कि ये वाली फोर्स पर कुछ ना कुछ आसपास के वातावरण का भी असर पड़ेगा। मतलब तुमने चार्जेस बेटा पानी में रखे हैं, तुमने चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, तुमने चार्जेस एयर में रखे हैं, इन बातों पर भी इस फोर्स का असर पड़ेगा। मतलब एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं मीडियम, ठीक है। इसको जरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक फैक्टर है मीडियम, ये जो फोर्स है उस मीडियम वाले फैक्टर पर भी डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, ऐसा कूलम ने बोला था। और मीडियम के ऊपर जब ये फोर्स डिपेंडेंट रहेगी, इस चीज़ को हम बोलते हैं परमिटिविटी। ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, आसपास का वातावरण कितना अलाउ करता है उस फोर्स को लगाने के लिए, उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी। अगर आसपास का एनवायरनमेंट ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं तो हम ऐसा बोलेंगे परमिटिविटी ज़्यादा है, अगर आसपास का एनवायरनमेंट कम अलाउ करता है तो हम ऐसा बोलेंगे कि परमिटिविटी कम है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है
इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगता है। लेट अस सपोज वो कांस्टेंट हमने लगाया C, ठीक है, कुछ किताबों में K भी लिखा होता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कूलम्स फोर्स किसके बराबर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट को पहले तो डालते कैसे हैं, C डालकर बीच में एक लाइन डाल देना, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट का ही नाम होता है परमिटिविटी, ठीक है बेटा। इस एप्सिलॉन नॉट का ही नाम होता है परमिटिविटी। मतलब ये एप्सिलॉन नॉट ही है जो हमें बताता है कि मीडियम कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। अगर हमने इसके नीचे नॉट लगाया हुआ है, मतलब जीरो लगाया हुआ है, मतलब हम वैक्यूम के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि वैक्यूम कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। और कूलम ने हमें ऐसा बताया कि वैक्यूम जितना अलाउ करेगा फोर्स लगाने के लिए उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बेटा इस नंबर को हमेशा याद रखना, बच्चों को ये भूल जाता है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जरूर याद रहती है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये पूरी वैल्यू क्या होती है, पर उससे ज्यादा जरूरी है एप्सिलॉन नॉट याद रखना, ठीक है। एक बार फिर दोहराते हैं, दो चार्जेस को जब हम वैक्यूम में रखते हैं, वैक्यूम में रखने के बाद आसपास का वैक्यूम कितना अलाउ करता है इस चार्ज को इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए, वो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ना इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। आप सिंपली पाई की वैल्यू जानते हो 3.14, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी जान चुके हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो आप 1/4 से इसको डिवाइड कर दो तो इस प्रकार आपके पास वैल्यू आ जाती है। पर कैलकुलेट करना ही क्यों है भाई, ये तो सीधी वैल्यूज याद रखने वाली है, ठीक है। तो कूलम अब क्लियर कट ये बात बोल रहे हैं कि तुम दोनों चार्जेस को कर दो मल्टीप्लाई, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ में कर दो डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 10⁻⁹ के साथ, मतलब इस पूरे नंबर के साथ। तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। बात समझ में लगती है, ठीक है। मान लिया जाए अगर हम इन दोनों चार्जेस की जगह पर मैग्नेट्स को रख दें, अब जरा थोड़ा एक्सटेंसिव वे में सोचते हैं, अगर हम इन दोनों चार्जेस की जगह बेटा मैग्नेट्स को रख देते हैं तो आसपास का वातावरण जितना अलाउ करेगा उस चीज को हम बोलेंगे परमेबिलिटी, ठीक है। तो दो शब्दों का आपको मतलब पता होना चाहिए। आसपास का वातावरण मैग्नेट को कितना अलाउ कर रहा है, दैट इज नोन एज परमेबिलिटी। आसपास का एनवायरनमेंट चार्जेस को कितना अलाउ कर रहा है, दैट इज नोन एज परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। परमेबिलिटी की वैल्यू आपको बताई जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, ठीक है। तो बात एकदम साफ है, कूलम्स फोर्स किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। कूलम्स ने एक छोटी सी बात पर और जोर दिया, ठीक है, ये आपकी किताबों में ना स्पेशल केसेस में भी लिखा हुआ है कि अगर कभी भी एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस है 2, आप इसके डिस्टेंस को बढ़ाकर डबल कर दो, मतलब 4 कर दो, 2 से इसके डिस्टेंस को बढ़ाकर अगर आप 4 कर दो तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है ना वो स्क्वायर रिलेशन है। मतलब अगर तुमने इसका डिस्टेंस 2 गुना कर दिया तो इसकी फोर्स कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो इस बात पे जरा जोर डाल के रखना, इस पर क्वेश्चन आ जाया करता है, ठीक है, कि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कितनी कम हो जाती है, फोर्स उसके डबल मतलब उसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल में कम हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप इसका डिस्टेंस 3 गुना बढ़ाते हो तो 4 बेटा 9 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो चार्जेस है ना ये बड़े सेंसिटिव से होते हैं, थोड़ा सा ही डिस्टेंस बढ़ाने पर इनमें फोर्स ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स। लेट अस सपोज ये एक पेन है,
इस पेन के अंदर छोटे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लग रही है। वो फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो बेटा 6 होता है। कितना होता है? 6। मतलब अगर आप उसके डिस्टेंस को डबल करोगे, अगर आप उसके डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी? 2⁶ टाइम्स कम हो जाएगी। तो बात समझते हो? इसीलिए अगर हम इसको तोड़ते हैं, मतलब डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का कितना बड़ा हो जाता है? बहुत छोटा सा बड़ा होता है, पर फोर्स इतनी कम हो जाती है कि वो दोबारा जुड़ ही नहीं पाते। ठीक है, तो एक चीज और अपनी नॉलेज में रखना कि कूलम्स की जो फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं चार्जेस वाली फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में से एक है। पर इस फोर्स की एक लिमिटेशन है, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाने पर यह फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है मॉलिक्यूलर फोर्स। उसकी इससे भी बड़ी लिमिटेशन है कि थोड़ा सा ही डिस्टेंस बढ़ाने पर वो इतना ट्रेमेंडसली फोर्स को कम करके दिखाती है कि वो मॉलिक्यूल दोबारा अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज के लेक्चर के हमारे 2 टॉपिक्स थे, एक तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दूसरा कूलम्स फोर्स। ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों टॉपिक्स आपको प्रॉपरली समझ आए हैं। जिन भी बच्चों को ये टॉपिक्स समझने में मतलब कोई भी क्वेरीज आती हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपको मेनली जो फोकस रखना है वो चीज़ों को समझने में रखना है। जो बच्चा कंसेप्ट्स को समझेगा ना, वो क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं ढूंढेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, वो नेचुरली उसके अंदर से ही वो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़ा ही पेशेंस से लेक्चर्स को सुनना है और प्रॉपरली नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, एंड टाइमली रिविजन्स कर करके चीज़ों को बार बार अपने शेड्यूल के अंदर लेकर आना है, ताकि कोई भी चीज़ भूल ना पाए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स का वेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है, और उसी के ही साथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले टॉपिक को भी शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।